हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इस चैप्टर के हमने करे हुए हैं बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, जैसा कि मुझे पता है कोई भी पिंड होगा तो उसमें बहुत सारे कणों से मिलकर के वो पिंड बना होगा। उन सभी कणों के ऊपर किस तरीके से बल कार्यरत होता है, ये सभी पिंड किस तरीके से आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा कि भाई बलाघूर्ण होता है। एंड हमने उसी के संबंधित पढ़ा कि जिस तरीके से रेखीय संवेग होता है उसी तरीके से हमने एक टर्म पढ़ा कोणीय संवेग की। अब बात कर लेते हैं हम जरा कि ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल से, मतलब n कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग क्या होगा। हमने अभी तक में कोणीय संवेग और हमने बल आघूर्ण को देखा कि एक पूरे सिस्टम के लिए कितना होगा, मतलब एक कण के लिए देखा, एक m द्रव्यमान के लिए। अब कहने कि एक पूरा पिंड है जिसमें बहुत सारे ऐसे m द्रव्यमान के बहुत सारे कण हैं, उनके लिए कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और यहां पर कोणीय संवेग कितना होगा। एंड अगेन हम एक और बात करेंगे कि अगर कोई दृढ़ पिंड है तो वो संतुलन की स्थिति में कब पाया जाएगा, मतलब क्या वो रेखीय संवेग में संतुलन होगा या रेखीय वेग के लिए संतुलन होगा, या फिर मैं कहता हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ कोणीय में संतुलन, मतलब कोणीय संवेग में अगर संतुलन देखने को मिल रहा है तो ही वो संतुलित हो जाएगा। क्या होगा, कैसे कैसे कंडीशंस आएगी, इनकी बात करने वाले हम इस सेशन में। तो अल्टीमेटली ये दो टॉपिक्स हम समझते हैं इस सेशन में, और उसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और उसके कोणीय संवेग के। तो चलिए आते हैं जरा हम कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग को समझने। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कणों के निकाय की। तो एक बार फिर से मैं अगर कणों के निकाय की बात करता हूं तो देखिए, ये मान लीजिए एक ऐसा कोई पिंड है, तो इस पिंड का अगर मैंने कह दी कि भैया ये हमारे पास में x और y अक्ष, मतलब अल्टीमेटली ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हमने कह दिया कि भैया एक कोई ऐसा कोई पिंड है जिसमें बहुत सारे ऐसे m द्रव्यमान के बहुत सारे ऐसे पिंड होंगे ना, बहुत सारे पिंड होंगे। मतलब अगर एक कोई भी पूरा द्रव्यमान जो आपको दिख रहा है, एक ये अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और हर एक कण को मैं कहता हूं m। और अगर इसकी मैं स्थिति सदिश की बात करता हूं यहां से, तो मैं इसको कहता हूं r वेक्टर। हमने इसी तरीके से समझा कि भाई मान लीजिए ये पहला द्रव्यमान m1 तो ये r1 हो जाएगा। ऐसे कोई दूसरा द्रव्यमान लेंगे तो इसको आप कह देंगे भैया m2 है तो ये r2 हो गया। इसी तरीके से और लेते हैं तो मैं कहता हूं ये mn पार्टिकल है तो इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा भाई, rn वेक्टर होगा। मतलब ये पूरा द्रव्यमान, जब इन पूरे द्रव्यमान m की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि भैया ये m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा द्रव्यमान हमारा बना हुआ है। अब इन सभी की स्थिति सदिश, मतलब हर एक स्थिति सदिश की बात करेंगे तो r1 r2 r3 rn तक है। तो अब इसी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमने एक नॉर्मली ये समझा था कि अगर एक कोई मान लीजिए यहां पर द्रव्यमान है m मास का, इसकी अगर मैं डायमेंशंस बना दूं तो मैं इसके डायमेंशंस और बनाता हूं। ये मान लीजिए कि ये हमारा है भाई कौन सा, y एक्सिस, ये हमारा है z एक्सिस, ये मेरा है x एक्सिस, और यहां से इस पॉइंट, मतलब इस m द्रव्यमान का, है ना, इस m द्रव्यमान का स्थिति सदिश है मान लीजिए r वेक्टर। अब इस पे मैंने लगा दिया भैया एक f अमाउंट का फोर्स। तो बल आघूर्ण को सबसे पहले जो है यहां पर बल आघूर्ण, इसकी अगर मैं बात करूं तो बल आघूर्ण कहते किसको है भाई। आघूर्ण का मतलब ही सिंपली ये है कि भाई आप किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, किसी केंद्र के परितः लेकर के घुमा रहे, तो मैंने अगर इस पे बल लगाया है तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल इंटू लंबवत दूरी, इंटू लंबवत दूरी। अब भाई बल तो हो गया भैया एफ अमाउंट का फोर्स, लंबवत दूरी से क्या मतलब है, तो लंबवत दूरी से यह मतलब है, देखिए ये यहां पे कितना बन गया भाई, ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना, है ना। तो मुझे ये यहां ओरिजिन से ये r वेक्टर नहीं मिलेगा,
मुझे जो मिलेगा ये क्या मिलेगा भैया, तो ये मिलेगा मुझे, अगर इसको मैं n कह देता हूं, तो मैं कह रहा हूं जहां मैंने बल लगाया था उसी के लाइन ऑफ एक्शन में पीछे की तरफ आएंगे, तो मैंने एक ON लंब डाला है, तो ये बल आघूर्ण जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये क्या मिलेगा भाई, तो आपने F अमाउंट का फोर्स लगाया था और लंबवत दूरी इसकी ON है, इसकी लंबवत दूरी कौन है भाई, ON, तो इसको मैं लिख देता हूं ON। और अगर आप ON की बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ON, इसको ये M द्रव्यमान जो था इसको मैं कहता हूं एक P पॉइंट पर है, ONP में अगर आप ON की बात करेंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये R वेक्टर साइन, इसको आप कह दीजिए फाई, तो साइन फाई के बराबर होगा। आप कहोगे कैसे लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं कहता हूं ये साइन फाई है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण के सामने क्या होता है भाई, लंब, ये जो होती है ये होती है आधार, और ये जो होता है ये होता है कर्ण, तो भाई साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है लंब बटा में कर्ण। तो लगा दीजिए भाई साइन फाई इज इक्वल्स टू, आपके सामने लंब कितना है, यह है ON, कर्ण कितना है, यह है OP, मुझे चाहिए था ON, तो आप लिखेंगे OP साइन फाई, तो भैया यही लिख रहा हूं मैं, ON की जगह मैं लिख देता हूं क्या, F वेक्टर इंटू OP साइन फाई। अच्छा OP की वैल्यू अगर देखिए, OP कितना, R वेक्टर, तो कैन वी रिटर्न एज R वेक्टर साइन फाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना R वेक्टर साइन फाई, ये हो गया भैया हमारा टॉर्क, ये हो गया बल आघूर्ण। किसके लिए, अगर एक कण हो, एक m द्रव्यमान का कण है उसके लिए, ये हो गया टाउ इक्वल्स टू F क्रॉस R साइन फाई। मैं कहता हूं भैया एक नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हर एक पार्टिकल के लिए यही काम हो रहा होगा। मतलब इसको अगर मैं लिखता हूं तो टाउ इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये ध्यान से देखेंगे भैया, इसको आप पलट नहीं सकते, ये जो मैंने बातें लिखी इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि हर एक पार्टिकल के लिए होगा, है ना। तो अगर यहां पे कह रहे हैं कि n कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण बताइए, तो चलिए मैं जरा यहां आता हूं और मैं बात कर लेता हूं भाई n कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण, ठीक है। देखिए बड़े ही आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है कि n कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण, n कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क की बात हो रही है, टाउ। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर मैं कहता हूं, तो जैसा कि हमने अभी यहां पर बनाया था कि भाई हमारे पास तीनों एक्सिस हो जाए, चलिए यहां तो बना लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। और एक तीसरी एक्सिस भी हमारे पास, तीसरी एक्सिस भी है हमारे पास, ये रही हमारी तीसरी एक्सिस, ठीक है। ठीक, अब क्या काम करें, इनकी नेमिंग कर लें। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर कहीं पर भी, है ना, एक कहीं पर भी मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर अब पूरे, अभी एक पार्टिकल था, मैं अभी क्या ले रहा हूं, यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है भैया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो खूब सारे पार्टिकल्स होंगे, इन सभी पार्टिकल्स से मिलाकर के ये बना है भैया पूरा द्रव्यमान, ठीक है। तो थोड़ी सी डेंसिटी सेम जैसी रखते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट एजम्पशन है कि भैया ऐसा मैं मानता हूं कि एक कोई पिंड बना तो उसमें खूब सारे कण होंगे, ठीक है। तो इन कणों के लिए अब मुझे निकालना भैया टॉर्क। तो जैसा काम हमने यहां पे अभी किया था कि एक पार्टिकल के लिए जो अभी बातें हमने समझी थी कि यहां से भैया क्या करेंगे, इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले बल की अगर मैं बात करूंगा तो ये इस पे लगने वाला, मान लीजिए इस दिशा में बल हो गया, तो इसी को मैं पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, ठीक, और इस पे लंबवत दूरी निकालूंगा। तो मैं कहता हूं कि भैया ये जो हो गया यहां पर, ये हमारा हो गया F वेक्टर, दिस इज, इसको क्या कहूं मैं, ये लग रहा है इस पे फोर्स, और ये इसकी पोजीशन वेक्टर मैं कहता हूं R वेक्टर। तो ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स, तो इसका M1 नाम दे दूं तो मैं कहता हूं इस पे F1 लग रहा है और ये R1 है,
वैसे ही दूसरे पार्टिकल्स पे भी अगर आप काउंट करते हैं तो दूसरे पार्टिकल्स पे क्या बोलेंगे भाई, यही चीज बोलेंगे ना आप कि इस पे भी लग रहा है भैया इसी के डायरेक्शन में फोर्स, और ये यहां से इसका पोजीशन वेक्टर है। वैसे ही अगर मैं और बात करूं तो मैं कहूंगा भैया ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये आपका लग रहा है फोर्स, और अगर आप कहना चाहें ये लग रहा है इसके ऊपर फोर्स और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब कुल मिलाजुला करके आपको जो दिख रहा है इस पे बहुत सारे R1 R2 R3 है। जैसे इसको F1 लिखा, इसको F2 F3 ऐसे लिखते जाऊं तो ये R1 R2 R3, मैं कहता हूं ये आखिरी तक में ये Fn फोर्स लगा रहा है, तो इसकी Rn कह लूं इसको वेक्टर। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि n कणों से बने निकाय पर, ठीक है, n कणों से बने निकाय पर लगने वाला बल यदि F1, F2, F3, F4 ... Fn है तथा सभी कणों की दूरी, ठीक है, सभी कणों की दूरी या लंबवत दूरी कह लें R वेक्टर है, ठीक है, मतलब R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर है ना। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा काम और कर देता हूं, दूरी क्रमशः कर देता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि R1 R2 R3 मतलब F1 के लिए R1, F2 के लिए R2 R3 एंड Rn है, ठीक है, तथा इसके संगत, अगर मैं इसी तरीके से कहूं तो इसके संगत बल आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, तो मैं ऐसे ही कहता हूं कि पहले वाले पे जो बल आघूर्ण लगेगा τ1 वो कैसे लिखेंगे भाई, तो आप कहेंगे पहले वाले क्या हो गया भैया R1 F1 वेक्टर, वैसे ही τ2 ये कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा R2 F2 वेक्टर। ऐसे ही आप कहते हैं τ3 तो ये कितना हो जाएगा भैया R3 F3 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से मैं अगर डॉट 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 करके चलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि τn इज इक्वल्स टू Rn F n वेक्टर। अच्छा, इन सभी में क्रॉस जरूर लगाएं, है ना, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि RF साइन थीटा होता है या RF साइन फाई कह लीजिए, तो ये दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट तो चलता रहेगा। तो मैं कहता हूं जनरल स्थिति में, अगर मैं इन्हीं का जनरल स्थिति बनाता हूं, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति मतलब इसका जनरल फॉर्म एक लिखें अगर, है ना, तो क्या लिख सकते हैं आप, तो मैं लिख सकता हूं कि सभी पिंडों पर, ठीक है, सभी पिंडों पर अगर उत्पन्न होगा, आगे कर देता हूं मैं, ठीक है, मैं क्या कहता हूं, सभी पिंडों पर, सभी द्रव्यमानों पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ वेक्टर ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा τ1 वेक्टर प्लस τ2 वेक्टर प्लस τ3 वेक्टर प्लस τ4 वेक्टर अप टू τn वेक्टर। सभी का बल आघूर्ण का योग ही तो कुल बल आघूर्ण होगा। तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या मिला भाई, τ1 अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, τ2 क्या हो जाएगा भैया, तो R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, ऐसे ही R3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर, और इसको चलते चले जाएं तो भैया ये हो जाएगा Rn वेक्टर क्रॉस Fn वेक्टर। सभी के मतलब ये जितने भी कण आपको दिख रहे हैं, इन सभी कणों का अगर मैं बल आघूर्ण निकालूं तो मैं कहता हूं इस पूरे पिंड का बल आघूर्ण कितना होगा, तो पूरे पिंड का बल आघूर्ण इनके सभी एक एक छोटे छोटे कणों के जो बल आघूर्ण थे उनके समिशन के बराबर होगा। यानी एक एक कण जितना बल आघूर्ण दिखाएगा, ओवरऑल
पूरी बॉडी भी वही बल आघूर्ण दिखाएगी, मतलब सभी का समीशन, सभी को क्या किया, जोड़ दिया। अब भैया इन सभी को अगर आप देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या मैं इसको इस तरीके से लिखूं, समीशन ऑफ, ध्यान से देखिए, ये समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक आर आई, ठीक है, आर आई क्रॉस एफ आई, टाउ की जो वैल्यू आई वो क्या आई, समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n आर आई एफ आई। ये क्या हो गया भैया, तो ये हो गया n कणों के लिए बल आघूर्ण। किसके लिए हो गया, n कणों के लिए बल आघूर्ण हो गया। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स द्वारा जो कुल बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा वो इनके इंडिविजुअल एक एक कणों के द्वारा उत्पन्न किए गए बल आघूर्ण के योग के बराबर होगा। मतलब यहां पर क्या समझ में आ रहा है भाई, कि कुल बल आघूर्ण बराबर, या फिर कुल बल आघूर्ण पिंड के सभी द्रव्यमानों के बल आघूर्ण के योग के बराबर होता है। बस हो गई बात क्लियर, ठीक। अब यहां तक अगर हमें समझ में आ गया तो क्यों ना हम बढ़ें अगले पोजीशन पे, जहां पे हम बात कर लेते हैं क्या, कोणीय संवेग की। अब ऐसे ही समझिए, जो यहां पर हमने बल आघूर्ण की बात करी, अब ऐसे ही हम बात करते हैं कोणीय संवेग की। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमें कोणीय संवेग की बात करनी है, तो मैं करता हूं, जरा देखिए, n कणों के लिए कोणीय संवेग, n कणों के निकाय के लिए क्या निकालना है भैया, तो निकालना है यहां पर हमें कोणीय संवेग। क्या करना है, कोणीय संवेग। तो ये हो गया भाई हमारा पार्ट, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं भैया, तो एल वेक्टर से। किससे, एल वेक्टर से। तो आइए चलिए इसको निकाल के देखते हैं क्या करना होगा। यहां पर जैसे अब हमें कोणीय संवेग की जब बात करनी है तो फिर से मैं वही बातें करूंगा कि भाई हमारे पास ये क्या है, जेड एक्सिस, ये हो गई हमारी क्या भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब मैं कहता हूं कि एक कण यहां पर, भाई m द्रव्यमान का ये एक कण यहां पर है। अब इसके लिए अगर आपको निकालना है कोणीय संवेग, तो देखिए ना, मैं कहता हूं कि भैया इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है और ये इस दिशा में चल रहा है, तो इसके लिए लिख सकता हूं क्या मैं, कि ये जो चल के जाएगा इस दिशा में, है ना, यहां पर इसके पास जो कोणीय संवेग है वो है पी वेक्टर, और ये मान लीजिए जो माना था कैपिटल पी पॉइंट। तो मैं अगर इसमें निकालूंगा तो भैया जैसे ही आप बात करते हैं किसकी, कोणीय की, तो आपने कोणीय बल कैसे लिखा, जिसको बल आघूर्ण कहते हो कोणीय वेग था, जो बल आघूर्ण लिख रहे थे, है ना, वो कोणीय बल था। अब कोणीय बल का मतलब क्या हो गया, बल इंटू लंबवत दूरी। तो कोणीय संवेग का मतलब क्या हो गया, संवेग इंटू लंबवत दूरी। तो कोणीय संवेग बराबर, यहां पर मैं लिख भी दूं, कोणीय संवेग बराबर वही बात है भाई, क्या, संवेग इंटू लंबवत दूरी, संवेग इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। मतलब इसको L से डिनोट करते हैं। L वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, संवेग जो होता P, लंबवत दूरी R वेक्टर, तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। या तो आप इसको खोलिए तो आप लिख सकते हैं R वेक्टर P वेक्टर साइन फाई। अब जरा देखिए, मैं इसमें भी एक काम करता हूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भैया, लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाइए और यहां कहीं से आप इसको सीधी लाइन लेकर के आइए, है ना। यहां कहीं पर जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको एक लंबवत दूरी मिल जाएगी। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये पी पॉइंट पे m द्रव्यमान का एक पिंड था, है ना, इसको n ले लेता हूं। तो फिर से अगर आप यहां पर निकालते हैं तो आपको क्या मिलने वाला भाई, L वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप सिंपली लिखेंगे R वेक्टर
क्रॉस पी वेक्टर, यहां पे पी लग रहा है तो पी क्रॉस आर, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इनको ओपन करके देखेंगे तो पी वेक्टर आर वेक्टर पी वेक्टर साइन फाई, फाई ये होता है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आर वेक्टर था। तो ये तो एक पिंड मतलब एक द्रव्यमान के लिए था। मैंने क्या कहा है आपसे कि भाई एक नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ऐसा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें खूब सारे द्रव्यमान, मतलब इसको P1 ले लीजिए, इसको M1 ले लीजिए तो ये R1 हो गया। ऐसे ही और भी सारे द्रव्यमान इसके अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पिंड एक द्रव्यमान से तो मिलकर बना नहीं होगा, खूब सारे द्रव्यमान होंगे। तो ये ले लीजिए खूब सारे द्रव्यमान जहां जहां पे मन करे। तो मैंने कहा जो एक के लिए बात, वही बात अब आप कहेंगे कि अब ये सभी के लिए होता जाएगा, सभी के लिए होता जाएगा। इसका मतलब क्या? तो भैया मैं कहता हूं ये भी एक पॉइंट है, इसके लिए भी एक मोमेंटम होगा, एक संवेग होगा इस स्थिति में। ये भी एक द्रव्यमान है, इसके लिए भी मोमेंटम होगा और वो भी इसी की स्थिति में होगा, है ना। ये भी एक पॉइंट है तो इसके लिए भी इसी की स्थिति में। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये P1 था, वैसे ही क्या होता जाएगा भाई, तो इसके लिए लिख लीजिए P2 P3, ऐसे ही किसी पॉइंट के लिए आएगा, वो क्या आएगा Pn, कितना आ जाएगा Pn वेक्टर। वैसे ये R1 R2 R3 तो कितना चला जाएगा भाई Rn वेक्टर। मतलब एक पूरा पिंड हो वो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, तो सभी कणों का जो कोणीय संवेग होगा उनके योगफल के बराबर होता है इस पूरे पिंड का कोणीय संवेग। इसी बात को हम जरा देखते हैं। तो मैं ऐसा अब कह लूं आपसे कि भैया आपके पास में ये तो समझ में आ गया कि कोणीय संवेग क्या होता है, L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो मैं कहता हूं कि यदि, फिर से वही बात करेंगे, यदि एक पिंड n कणों से मिलकर के बना है, पिंड को आप निकाय लिख सकते हैं, है ना, मिलकर बना है तब, ठीक है, कणों का कोणीय संवेग L1 L2 L3 अप टू Ln है। यदि कब है भाई, कब है? जब मैं ये कहूं कि यदि द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान भाई, यदि द्रव्यमान M1, M2, M3, M4 अप टू कितना भाई, तो Mn, है ना, पर कार्यरत रैखीय संवेग, इसके ऊपर जो रैखीय संवेग लग रहा है वो कितना है भाई, तो P1 P2 P3 अप टू कह लूं Pn, जिन तथा सभी द्रव्यमानों की दूरी कहां से भाई, अक्ष से, जिसके परितः घूमना है, कितनी हो गई, तो मैं कह देता हूं कि ये R1 R2 R3 अप टू कितनी है भाई, Rn है। अगर ये कंडीशन है कि एक पिंड है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो कि M1 M2 M3 अप टू Mn है, उसमें सभी पार्टिकल्स का जो रैखीय संवेग है वो P1 P2 P3 अप टू Pn है, तथा उस पे जो मतलब उनकी जो अक्ष से या कह लूं केंद्र बिंदु से जो दूरी है स्थिति सदिश है उन सभी की, वो R1 R2 R3 Rn है। तो इस अवस्था में मेरे को पता है कि L वेक्टर होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, तो टोटल, है ना, आगे लिखता हूं मैं, अतः कुल कोणीय संवेग L बराबर क्या होगा भाई, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू Ln, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो ये होगा। अब आपको क्या करना भाई, तो L1 L2 L3 L4 Lr सभी के लिए लिखना है। अब मैं कहता हूं जहां L1 की अकेले आप बात कीजिए, सिर्फ L1 की, तो अगर L1 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, R1 क्रॉस P1। ऐसे L2 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखेंगे, R2 क्रॉस P2। भैया मुझे क्या करना है इस पूरे पिंड से, मैं तो कहता हूं एक एक द्रव्यमान ये रहा, एक द्रव्यमान ये रहा, ये वाला, इसके ऊपर जो कार्यरत था वो कितना था, P1। इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी थी, तो इसकी दूरी थी भैया हमारी यहां से यहां तक की, ये इसकी दूरी जो थी वो कितनी थी भैया, ये दूरी थी मेरी R1। तो
R1 क्रॉस P1 पहले की होगी। वैसे ही मैं दूसरे की बात करता हूं, ये रही हमारी दूसरी, ठीक है। वैसे ही हम अगर दूसरे की बात करते हैं तो ये रही हमारी कौन सी, ये रही हमारी दूसरी। ये दूसरे की बात करेंगे तो क्या करेंगे, R2 क्रॉस P2। ऐसे अगर तीसरे की बात करेंगे तो ये रहा भैया तीसरा हमारा R3 क्रॉस P3। तो ऐसे ही सभी की अगर आप बात करते चले जाएं तो यहां पर यही चीज लिखूंगा भैया, L3 क्या लिखेंगे, R3 क्रॉस P3। अप टू अगर मैं Ln की बात करता हूं तो यह भी हो जाएगा Rn क्रॉस Pn। अब इन सबको इसमें रख दीजिए। अब देखिए यहां से L वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो इन सबको रखेंगे तो आपको मिलेगा R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही R3 वेक्टर क्रॉस P3 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर क्रॉस Pn वेक्टर। मतलब क्या समझ में आ गया कि L वेक्टर जो होगा, है ना, ये हो जाएगा, इन सभी को अगर लिखना चाहेंगे तो हो गया भैया समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर। क्या हो गया, R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर। L वेक्टर इक्वल्स टू समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू n R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर। अब यहां पर ये Pi है, Pi है, Ri है, Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर। अब यहां पे I की जगह पे 1 2 3 रखते जाइए, चलता जाएगा। मतलब दो बातें तीन बातें समझ में आई, उन सभी को अपन अगर लिख लें तो हमें क्या क्या बातें पता चली। हमें पता चली कि भैया L वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ Li, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक ले लीजिए, ये खुल गया पूरा। वैसे ही L वेक्टर इक्वल्स टू, अगर इसी चीज को लिख रहे हैं तो समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से n तक कितना भाई, तो Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर। ये हो गया क्या भाई, ये हो गया n कणों के लिए कोणीय संवेग। ये क्या हो गया, n कणों के लिए कोणीय संवेग। ऐसे ही मैं नीचे लिख लेता हूं n कणों के लिए बलाघूर्ण। बात समझिएगा भाई, कोणीय संवेग मतलब रेखीय संवेग का क्या हो जाएगा, ये जैसे कोणीय संवेग कह रहे हैं, रेखीय संवेग में r का मल्टीप्लाई किया मतलब दूरी का, वैसे ही इसको क्या कह सकते हैं, ये कोणीय संवेग को इसको कहते हैं रेखीय संवेग का, रेखीय संवेग का आघूर्ण। ठीक है, जैसे इसको बल का आघूर्ण कह रहे हैं, बलाघूर्ण, वैसे रेखीय संवेग का आघूर्ण तो कोणीय संवेग, है ना। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या है ये फॉर्म, तो यहां पर मुझे मिला था कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेकर के F तक, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो Fi वेक्टर, सबका F1 F2 F3 F4। उसी तरीके से मुझे अभी बल आघूर्ण के लिए लिखना था, तो यही चीज क्या लिख रहे थे, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ टाउ I वेक्टर। ठीक है, अब अगर इसको अपन ने ओपन किया तो मुझे क्या मिला था भाई, समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक Ri वेक्टर क्रॉस Fi वेक्टर। ठीक है, यही दो चीजों की हमें बात करनी थी। एक n कणों के लिए बात करनी थी हमें, क्या बलाघूर्ण की हमने कर ली, n कणों के लिए हमें बात करनी थी किसकी, कोणीय संवेग की, ये भी हमने कर ली। ठीक है, तो यहां पर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि भैया यहां जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, इन सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अलग अलग जो भी मिलेगा, अगर आपको कोणीय संवेग चाहिए तो सभी पार्टिकल्स का जो कोणीय संवेग होगा उनका समीशन हो जाएगा n पार्टिकल्स के लिए। वैसे ही यहां पर अगर आपके सामने क्या है भाई, अगर एक का टॉर्क निकाल रहे हैं, एक का बल आघूर्ण निकाल रहे हैं और पूरे पिंड का निकालना, तो सभी इंडिविजुअल सभी कणों का जो बल आघूर्ण होगा उसी का समीशन क्या हो जाएगा, इस पूरे पिंड के लिए बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ जाती है यहां पर। ठीक है, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एट द फाइनल हमें कैलकुलेट करनी थी, ये हमने बात कैलकुलेट कर ली और यहां पे हमने इसको यूटिलाइज भी कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम जरा बात करते हैं भाई आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ और हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का मतलब क्या भाई, कि दृढ़ पिंड अगर संतुलन की अवस्था में है तो कब होंगे संतुलन की अवस्था में, तो तीन तरीके से संतुलन की अवस्था में हो सकता है भाई, एक रेखीय संतुलन या स्थानांतरीय, दूसरा घूर्णी और तीसरा आंशिक। असल बात यह संतुलन का मतलब है क्या, तो एक बात समझिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के एक पिंड बना, दृढ़ पिंड बना, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
और दृढ़ पिंड की हमने बात ही इसके लिए की थी कि जब आप उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति सदिश में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को दृढ़ पिंड कहते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दृढ़ पिंड का मतलब जैसा मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल्स की अगर स्थितियों की बात करें, ये हो गए इनके पार्टिकल्स की स्थिति। मैंने इसके ऊपर क्या किया भैया? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। मैंने इसके ऊपर बाहर से क्या किया? मैंने बाहर से इसके ऊपर एक बल लगाया। अब आपने बल तो लगा दिया, लेकिन मुझे पता है कि ये सभी जितने भी कण यहां पर आपको दिख रहे हैं, इन सभी कणों की स्थिति सदिश फिक्स है पहले से ही, बिल्कुल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये पहले से फिक्स है। अब आपने बल लगाया और ये जहां पे है पॉइंट, ये जहां पे है पार्टिकल, ये वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। ये क्या हो रहा है भाई? अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। और भी ले लीजिए, इन सभी पार्टिकल्स की बात कर लीजिए, ये अगर अपनी जगह से नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? पिंड दृढ़ है। दृढ़ का मतलब आप फोर्स लगाएंगे तो आपके फोर्स की वजह से उसका शेप चेंज नहीं होगा। शेप चेंज होने का मतलब क्या होता है भाई? तो ये वाला पार्टिकल, जैसे आपने यहां पे क्या किया? बल लगाया, ये वाला पार्टिकल खिसक करके यहां पे आ गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं बस दो पिंडों के लिए, दो कणों का निकाय ले लेता हूं ताकि आपको इजीली इसमें दिख जाए। मैं चलो ठीक है 4-5 ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं कि इसकी स्थिति सदिश मान लीजिए ये आर वेक्टर है। अब आपने इधर से बल लगाया और ये वाला पिंड जो है यहां से खिसक करके कहां गया भैया? यहां आ गया, मतलब इसका शेप चेंज हो गया। तो अभी यहां से इसकी स्थिति सदिश देखिए छोटी होगी ना, बदल गई ना स्थिति सदिश। जो यहां पे इसको आर डैश कह लेता हूं, ये ओरिजिनल जो आर वेक्टर था उसमें चेंज आ गया, आर डैश हो गया। तो मतलब क्या? ये दृढ़ पिंड नहीं है। दृढ़ पिंड होगा तो ये अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। तो मैं क्या बोलता हूं? संतुलन की स्थिति का मतलब हो गया इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिन सभी पार्टिकल्स के ऊपर हमेशा ही अगर कोई बल कार्यरत होता है, ऑब्वियसली हमेशा इसमें बल कार्यरत होगा, है ना, हमेशा इसमें आघूर्ण भी होगा, लेकिन ये स्वतः ही अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि इन सभी पिंडों के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, मतलब कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल का निकाय है, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है, कुल बल जो लग रहा है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। अगर नेट फोर्स किसी के ऊपर 0 हो गया, ठीक है, और बल 0 होने का मतलब है, अब मैं अगला पॉइंट कहूं तो मैं कहता हूं उसके ऊपर बल आघूर्ण को भी 0 कीजिए, है ना। मतलब आप क्या करो भैया? टाउ को भी आपको क्या करना पड़ेगा? 0, यानी टाउ नेट भी कितना हो जाए? 0। उसी तरीके से जैसे कि रेखीय संवेग में कहते हैं कि भैया अगर mv 0 है तो किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं हो सकता। 0 होगी तो क्या होगी भाई? वेलोसिटी 0। और हमने एक पिछले सेशन में ही सिद्ध किया है कि अगर किसी भी कण की वेलोसिटी 0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन अगर 0 है तो उसका लीनियर, उसका रैखिक मोमेंटम, है ना, कोणीय संवेग, यह भी कैसा हो जाएगा भैया? यह भी नियत हो जाएगा। अगर उसका लीनियर मोमेंटम नियत है तो यह भी इसका कैसा हो जाएगा? नियत हो जाएगा, चेंज नहीं आएगा। तो इतनी सारी बातें करने का मतलब है कि अगर इंटरनली जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कार्यरत जितने भी फैक्टर्स हैं, है ना, बल हुआ, बल आघूर्ण हुआ, है ना, उसी तरीके से क्या हो गया भाई? हमारे पास संवेग हो गया, रैखीय संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, इनका टोटल नेट अगर 0 आता है तो उसी को कहते हैं कि भैया ये संतुलन की स्थिति में, मतलब कोई भी दृढ़ पिंड संतुलन में कहा जाता है यदि उसके रैखीय संवेग, ठीक है, अथवा कोणीय संवेग, अथवा दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। मतलब या तो रैखीय संवेग परिवर्तित नहीं हो, या कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं हो, या दोनों ही परिवर्तित नहीं हो। फिर से सुनेंगे, या तो रैखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब mv में टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं, ठीक है, mv में अगर कोई चेंज नहीं मिल रहा है तो mv अपॉन t का अल्टीमेट मतलब क्या होता है भैया? तो ये होता है ma, मतलब कह रहे फोर्स में कोई चेंज नहीं हो। अगर आपसे कह रहे हैं क्या भाई? इसी तरीके से अगर आपसे कह रहे हैं कि कोणीय संवेग में कोई चेंज नहीं हो, कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है भैया? तो r इंटू पी अपॉन में आपने यहां पर कर दिया t, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये हो गया ना, ये हो गया हमारा टॉर्क। rp अपॉन t किया तो ये भी क्या हो गया? टॉर्क हो गया। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या भैया? तो ये होता है r वेक्टर क्रॉस ये p अपॉन में t, ये अल्टीमेटली क्या देखिए ना, mv मतलब क्या? मोमेंटम ना, मोमेंटम अपॉन टाइम, इसी को तो कहते हैं भैया क्या? फोर्स।
तो यहां पर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मतलब कोणीय बल, अब इसको ऐसा ही कह लूं मैं, बल आघूर्ण मतलब क्या, कोणीय बल। कोणीय बल भी कैसा हो गया भैया, निश्चित हो गया। या तो कोणीय बल का टोटल कैसा हो भाई, संतुलन के मतलब कोई चेंज नहीं हो, यानी टॉर्क में कोई चेंज नहीं हो, या उसमें लगने वाले बल में कोई चेंज नहीं हो, जो अभी हमने लिखा था कि एफ नेट उसका 0 हो, या फिर उस पर लगने वाला टाउ नेट उसका 0 हो, या फिर ये दोनों ही 0 हो। तो इन सभी स्थितियों में कहा जाता है कि जो दृढ़ पिंड है, जो रिजिड बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में है, वो संतुलन की अवस्था में। तो कितने टाइप हैं भाई, तो हमने देख लिया, रेखीय मतलब स्थानांतरीय, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, घूर्णी है, और आंशिक मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम है। यानी इतने तरीके से हम इक्विलिब्रियम्स को देख सकते हैं। होता सिंपली यह है कि अगर एक पिंड है उसमें बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, वो सभी पिंड के अंदर जो नेट का मतलब, अगर एक ऐसा समझ सकते हैं, एक पिंड के ऊपर अगर इधर की डायरेक्शन बल लग रहा है तो एक पिंड के ऊपर इधर की तरफ बल लग रहा है, इंटरनली, अंतः में, खुद से ही। तो अगर ये लग रहा है तो इनका एफ नेट कैसा आएगा, 0 आएगा। अगर आपको कुछ चेंज कराना है तो क्या करना पड़ता है, आपको इसमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। आप अगर बाह्य बल लगाते हैं तभी आपको इसमें जो भी परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन आप करवा सकते हैं, अदरवाइज आप परिवर्तन नहीं करा सकते। दूसरी बात, दृढ़ पिंड ही क्यों कह रहे हैं, दृढ़ पिंड नहीं होगा तो ये मान लीजिए एक पिंड हुआ, मैंने बाह्य बल लगाया तो इसकी स्थिति बदल दी, मैंने पिंड के कण की स्थिति बदलने में मैंने अपना बल खर्च कर दिया, तो वो टोटल जो परिवर्तन होगा उसमें मेरे को तो कहीं शो होगा ही नहीं। इसीलिए मैं दृढ़ पिंड लेता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैंने बल लगाया है तो ये पिंड यहीं के यहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चलेगा नहीं, मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होगा। तो क्या करें भाई, एक एक करके हम यहां पर देख लेते हैं कि रेखीय संतुलन या स्थानांतरीय संतुलन में इसका मतलब होता क्या। तो देखिए, कोई पिंड रेखीय संतुलन में तब कहलाता है यदि उस पर कार्य करने वाले समस्त बाह्य बलों की सदिश योग अथवा नेट फोर्स कैसा हो जाए, 0। मतलब ये कह रहे हैं कि एफ वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है भाई, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वेक्टर, ठीक है, ये कितना हो जाए भैया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0। अब अगर आप कहते हैं कि इसको कर दीजिए आप 0, तो आपको पता है चूंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है भैया, एम ए, ठीक है। मतलब क्या हो जाना चाहिए भैया, इसमें जहां, ध्यान से देखिए, जहां द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान शून्य हो सकता है क्या, नहीं, द्रव्यमान शून्य हो गया तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। भाई द्रव्यमान शून्य हो गया मतलब वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। द्रव्यमान शून्य होने का मतलब क्या हो जाता है कि भैया सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब सिस्टम है ही नहीं। द्रव्यमान होगा तभी तो सारे काम होंगे, तो द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। अर्थात क्या शून्य होगा भाई, अर्थात एक्सीलरेशन कैसा हो जाए भाई, 0। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या भाई, तो एक्सीलरेशन 0 होने का सीधा मतलब है कि भैया ये जो dv अपॉन में dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं ना, ये कितना हो जाए भैया, ये 0 हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो v है ये कैसा हो सकता है भाई, ये नियतांक हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर अथवा लिख देता हूं, अथवा क्या हो जाए भाई, v जो हो जाए ये 0 हो जाए। या तो वस्तु रुकी हो तो एक्सीलरेशन 0 होगा, या फिर v की वैल्यू कैसी हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन देखिए, एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं भाई, v माइनस यू अपॉन में t। मैंने आपसे ये कहा कि वो 5th सेकेंड पर भी चल रही थी 15 किलोमीटर पर आवर, और वो 7th सेकेंड पर भी मैंने देखा तो कितनी हो रही है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आपकी ये u भी 15, v भी 15, तो 15 माइनस 15 कितना आएगा, अल्टीमेटली आएगा तो 0 ही। या फिर आप ये कह दो कि भैया जो v है उसका मान कितना है, 0। तो इस केस में भी a v अपॉन t होता, मतलब कितना आ जाएगा, 0। यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर एक समान वेग से गति कर रही हो। एक समान वेग से गति करने का मतलब वेग कैसा हो गया, नियत। यानी मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, या फिर क्या हो जाना चाहिए भैया यहां पर, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब क्या समझे कि रेखीय संतुलन में या स्थानांतरीय संतुलन में कब है कोई पिंड, यानी अगर एक पिंड है, इसके सभी कण एक समान वेलोसिटी v से गमन करें, एक समान वेलोसिटी से सभी के सभी चलें, तो ये संतुलित ही रहेगा ना, इसका शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा।
या फिर आप क्या कहोगे भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया इन सभी की v का वैल्यू कितनी हो जाए, 0, यानी ये विराम में रहे तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो संतुलन में हो गया ना। संतुलित का मतलब ऐसा, दृढ़ पिंड मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो भैया सीधे सीधे आगे पूरी की पूरी ऐसा बनाता हूं, चलो एकदम चौकोर सा एक डब्बा, ये पूरा का पूरा आगे डब्बा कब जाएगा, जब इसके हर एक कण समान वेलोसिटी से चले। अब ऐसा हुआ कि आपने यहां पे बल लगाया, तो ये क्या हुआ भैया, ये वाला जो यहां पे आपने बल लगाया, यहां वाला द्रव्यमान ऐसे ऐसे खींच करके चला गया, थोड़ी देर बाद तो ये डब्बा ऐसा हो जाएगा, यहां वाला कण यहीं रहेगा और ये वाला ऐसा खींच करके लंबा हो गया। ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है भाई, जैसे मान लीजिए कुछ जेली जैसी चीज हो, है ना, और यहां पर चिपकी हुई है और मैंने यहां से पकड़ के इसको खींचने की कोशिश की, तो पता चला वो शेप ही ऐसा लंबा सा हो गया। जैसे आप नॉर्मली कह लीजिए, मैं कहता हूं ना गद्दे रखे हुए ऐसा ऐसा है ना, गोल गोल घुमा घुमा करके गद्दे रखें, अब गद्दे को एक सिरे से आप खींचिए तो पता चलता है जो ढेरी आपने इतनी अच्छे से बनाई थी वो आगे निकल आया और बाकी के कण वहीं रहेगा। जबकि अगर ये रिजिड होता, ये बिल्कुल ठोस होता, जैसे ऐसा लोहे का ये बना हुआ एक बॉक्स है, अब यहां पर भी अगर आप एक क्लिप लगा करके, एक चेन लगा करके अगर इसको खींचते हैं तो ये पूरे के पूरी बॉडी यहां से खिसकती हुई आगे की तरफ जाएगी। मतलब इस कण की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी कि इस कण की हो, उतनी इस कण की भी वेलोसिटी होगी। ऐसा तो नहीं कि कुछ पीछे छूट जाएगा। भाई ट्रेन चलता है, ट्रेन के चलने की अगर बात करें तो सभी डब्बे साथ जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ पीछे ऐसा छूटा का छोटा सा रह जाएगा, नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में जब सभी की वेलोसिटी सेम हो जाए या फिर वो रेस्ट में हो, मतलब वो रेखीय संतुलन में कहलाएगी। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि वो रेखीय संतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जरा घूर्णी संतुलन की। चलिए, तो भाई घूर्णी संतुलन की अगर हम बात करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई कि कोई भी पिंड अगर घूर्णी संतुलन में है, ठीक है, तो मतलब है उसका कि उस पर कार्य करने वाले जितने भी बल हैं, है ना, उनका आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण का सदिश योग अथवा नेट बाह्य बल आघूर्ण कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है भाई कि मैं सिंपली कह लूं आपसे कि कोई पिंड घूर्णी संतुलन में है ना, तो उस पे टोटल बल आघूर्ण मतलब मैं कहता हूं टाउ नेट जो होगा ये कैसा हो जाना चाहिए भैया, ये 0 हो जाना चाहिए। बाहर से जितने भी बल आघूर्ण लग रहे हैं वो सबका मान 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, टाउ नेट अगर 0 कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि टाउ नेट होगा कितना, तो ये होता है भाई समिशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक कितना भाई, तो आप कहेंगे टाउ i वेक्टर, और ये टाउ i भी कितना होता है भाई, तो ये टाउ जो होता है ये क्या होता है भाई, तो समिशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, मतलब r i वेक्टर क्रॉस f i वेक्टर इनके बराबर होता है। यानी इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया, इनकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए 0। लेकिन एक बात समझ में आती है कि यहां पर टाउ वेक्टर ही होता है हमारा dl अपॉन में dt। ठीक है, क्या होता है भैया, dl अपॉन में dt, तो dl अपॉन में dt ये हमेशा ही यहां पर अगर लिखें आगे तो मैं लिख सकता हूं कि dl वेक्टर अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो गया अर्थात ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया कोणीय संवेग हमेशा जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, कोणीय संवेग होगा वो कैसा होगा, हमेशा नियत होगा या फिर नियतांक होगा। नियतांक होगा का मतलब हो गया कि भैया वो एक स्थिरांक है। ठीक है, मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि टोटल आघूर्ण जो है वो हो जाए 0। ठीक है, टोटल बल आघूर्ण, यानी जैसे मैंने जो अभी लिया था उसी तरीके से ये एक पिंड है, ये किससे मिलकर बना भैया, तो m नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके अंदर में, ये n नंबर ऑफ इट्स के अंदर में हो गया भैया पार्टिकल्स। इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जब आप बात करना चाहेंगे तो सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो कोणीय संवेग लग रहा होगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n, उन सभी का जो समीशन है वो कितना हो जाना चाहिए भैया, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन इन पे लगने वाले जो इंडिविजुअल मतलब बल आघूर्ण जो इसके ऊपर लग रहा है उसके द्वारा जो क्रिएट किया जाएगा इसके ऊपर क्या भाई, कोणीय संवेग, वो हमेशा नियतांक होगा। ठीक है, तो मतलब एक बात समझ में आती है, अगर मैं सभी के फैक्टर्स लिखूं मतलब घटकों के रूप में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई टाउ वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना,
tx i कैप जो होगा वो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक टाउ x i। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगा क्या भाई, तो समीशन ऑफ, समीशन तो हटा ही देता हूं, अब सिंपली लिखता हूं, तो ये क्या हो गया, टाउ x1 प्लस टाउ x2 प्लस टाउ x3 टाउ x3 अप टू, अगर इसको देखेंगे तो टाउ xn तक। वैसे यहां पर अगर कहते हैं आप कि भाई ठीक है, ये तो हो गया x के लिए x एक्सिस में, अगर इसके y अक्ष के घटक की बात करें तो टाउ y j कैप, ये क्या होगा भाई, तो समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक टाउ, यहां पर टाउ y i। अब y i लिखने का मतलब क्या भाई, तो i की जगह 1 से लेकर n तक ओपन करना, तो कर दीजिए ओपन, टाउ y1 प्लस टाउ y2 प्लस टाउ y3 अप टू कहां तक, टाउ yn तक, n नंबर ऑफ। इसी प्रकार अगर आप कहते हैं टाउ z, ठीक है, टाउ z k कैप, तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक टाउ z i। ठीक, अब टाउ z i को अगर आप खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ z1 प्लस टाउ z2 प्लस टाउ z3 अप टू कहां तक भाई, तो टाउ zn तक। यानी इसके सभी घटक भी समझ में आ गए कि अगर इसका नेट टोटल इस पे काम करने वाला जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 चाहिए, तो टोटल टॉर्क 0 होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क 0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी लगने वाला टॉर्क 0 और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी लगने वाला जो टॉर्क होगा वो सभी कैसा हो जाए, 0। तो अब एक साथ उठाता हूं और सबको क्या कर लूं भैया, ये जो चल रहा है ये भी कितना 0, ये भी किसके बराबर 0 और ये भी किसके बराबर 0। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों ही अक्षों के परितर जो लग रहा है उसमें बल आघूर्ण, उसका मान अगर शून्य हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि भैया वो घूर्णी संतुलन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब वो अब रोटेट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर सभी दिशाओं से रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया भाई, अगर आपने ये एक पिंड है, इसके ऊपर आपने इस डायरेक्शन में भी बल लगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में बल लगाया, जरा आराम से समझेंगे। इस डायरेक्शन में जब आपने बल लगाया, या एक काम करता हूं ना, मैं ऐसा एक कंडीशन ही ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि भैया मान लीजिए ये एक है ना, दो द्रव्यमान है, ये m और ये भी m, दोनों बराबर द्रव्यमान है। ठीक है, और ये दोनों द्रव्यमान क्या है भैया, तो यहां से ये पूरी दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैं कह देता हूं कि ये l दूरी पर है, मतलब ये आधा द्रव्यमान l/2 पे और ये भी यहां से कहां तक, l/2 पे। अगर मैं इसके ऊपर नीचे की तरफ और इसके ऊपर भी नीचे की तरफ बल लगा देता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, नीचे की तरफ दोनों पे बल लगा दिए, तो जब दोनों की तरफ नीचे, जैसे इस पेन के ऊपर ऐसा मैं इधर की तरफ और इस पे भी इधर की तरफ बल लगाता हूं, तो ये जब आप बल लगाएंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ ऐसा घूम जाएगा, और इस पे भी जब आप बल लगाएंगे तो ये भी ऐसा घूमने चला आएगा। मतलब एक पे, इस पे इधर की तरफ घूर्णी मिल रही है गति, और एक पे अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है घूर्णी गति। मतलब दोनों ही पिंडों की अगर आप बात करेंगे तो दोनों में घूर्णी गति दिख रही है। मतलब जितना ये इधर की तरफ घूमेगा उतना ही ये इधर की तरफ घूम जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, घूर्णी संतुलन में हो गया। लेकिन अगर यही चीज, यही सेम चीज, ठीक है, यही सेम चीज हो और आपने अलग केस कंसीडर करता हूं मैं, अगर आपने क्या किया, यही दोनों बातें हैं और आपने यहां पर ले रखा है ऐसा, इसको ऊपर की तरफ लेकर के चल रहे हैं और इसको नीचे की तरफ, और ये वही अगेन O है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है l/2 ही है, ये भी m है और ये भी m है। तो इसको अगर आप लेकर के चलेंगे, जैसे ये देखिए, मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर चल रहा हूं, ये नीचे की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है ना भाई, ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। जबकि अगर इसमें कहते हैं तो ये नीचे सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, घूर्णी संतुलन में हो गया, घूमा नहीं। जबकि इसके केस में देख रहे हैं, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ लगाया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये घूम रहा है, तो ये घूर्णी संतुलन में नहीं है, ये घूमेगा। ये रेखीय संतुलन में है, रैखिक रूप में, रेखीय रूप में ये कहीं ऐसा चल के ऊपर नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो ये रेखीय संतुलन में
ये जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नीचे है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये रेखीय संतुलन में नहीं है, ये रेखीय संतुलन में नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये घूर्णी संतुलन में है। इसको क्या कह सकते हैं? घूर्णी संतुलन में। ये घूम नहीं रहा तो घूर्णी संतुलन में हो गया। अगर ये चल रहा है ऐसा तो ये रेखीय संतुलन में नहीं हुआ। लेकिन अगर यही मान लीजिए एक रॉड होता, मैं ऐसा करता तो ये क्या होता है, ऐसा ऐसा मुड़ जाता, ठीक है, तो मतलब वो घूर्णी संतुलन में तो हो गया क्योंकि घूम गया दोनों तरफ से। लेकिन रेखीय संतुलन में वो नहीं हुआ क्योंकि वो चला नहीं। ठीक, तो क्लियर होगी बात यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा, है ना। अब हम बढ़ते हैं जरा अपने आंशिक संतुलन की तरफ, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया भाई, या तो देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब किसी पिंड के आंशिक संतुलन में कहा जाता है कि यदि वह रेखीय संतुलन में हो किंतु घूर्णी में ना हो, अथवा वो घूर्णी संतुलन में हो किंतु रेखीय संतुलन में ना हो। जैसे अभी हमने केसेस की बात करी थी, या तो वो केस में हो रैखिक में हो घूर्णी में नहीं हो, या फिर वो घूर्णी में हो रैखिक में नहीं हो। तो मैं इसके लिए दो केसेस लेता हूं, वही दो केसेस जो अभी हम बात कर रहे थे, और उसको मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। केस 1, मान लीजिए दो द्रव्यमान हैं। कैसे द्रव्यमान? मैं कहता हूं ये दो नगण्य द्रव्यमान है। ये दोनों द्रव्यमान कैसे भाई? बिल्कुल नगण्य। इसके ऊपर F अमाउंट का फोर्स आपने नीचे की तरफ लगाया और इस पर भी आपने F1, इसको F1 कहता हूं, इसको F2, ये दो FF अमाउंट के फोर्सेस आपने नीचे की तरफ लगाए। अभी जो एग्जांपल लिया था मैं उसी की बात कर लेता हूं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैं कहता हूं कि भैया L है, और ये ओरिजिन है जिसके परितः ये दोनों लगे हुए हैं, तो ये L/2 हो गया और ये दूरी भी L/2 हो गई। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये L/2 और ये वाली दूरी भी हो गई L/2। अब इस अवस्था में जहां पे ये दोनों द्रव्यमान कैसे हैं भैया? ये द्रव्यमान जो है ये नगण्य है। अब आपने इन दोनों के ऊपर फोर्स तो लगाया। अब जब आपने इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा दिया है ना, तो ये क्या होगा भाई? दोनों द्रव्यमानों पर नीचे की ओर बल लगाने पर आपके पास में कुल बल F नेट, यही निकाल करके हम कह रहे थे ना कि वो संतुलन में है कि नहीं। मैं कहता हूं इस पे F नेट निकालिए। F नेट कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे भैया F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, मतलब ये कितना हो गया? अगर इन दोनों फोर्सेस को अगर इक्वल मान लेता हूं, दोनों पर जो फोर्सेस लग रहा है उसको भी क्या कर लूं, मैं कहता हूं कि दोनों के ऊपर जो बल लग रहा है वो दोनों बल भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसको 1 2 से हटा दूं क्या? इसको इक्वल फोर्स ही कहता हूं। इसके ऊपर अगर जो बल लग रहा है ये अगर F और F ही कह लेता हूं तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ F, यानी नेट फोर्सेस के ऊपर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ F हो गया। ठीक है, यानी कुल बल इसके ऊपर जो लग रहा है वो ट्वाइस ऑफ F लग रहा है। ठीक है, तथा टॉर्क है ना, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो दोनों बराबर ही दूरी पे हैं। तो मैं टॉर्क की बात करता हूं तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा भाई? पहले वाले पे टॉर्क की बात करिए तो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है भाई? बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब यहां पर टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? बल। बल कितना है? तो बल भैया F लग रहा है। लंबवत दूरी जो है इसकी कितनी है? तो ये हो गई भैया L/2। तो मतलब ये हो गया FL/2। ठीक है, ये कितना हो गया? FL/2। जबकि यहां पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है भैया? 2F। अब जरा मैं इसमें बात करूं तो यहां पर क्या दिख रहा है भाई कि अगर यही FL/2 है ना, A और इसको B कह लेते हैं, दो बिंदुओं को। ठीक है, FL/2 दोनों ही सिरे A तथा B पर कार्यरत है। कहां पर कार्यरत है भाई? A और B दोनों पर। अच्छा, इधर से जब फोर्स लगाएंगे तो ये इस अक्ष के परितः जब ये घूमेगा तो ये किधर घूमेगा? ये इधर ही घूमता हुआ आएगा ना। और इस पे जो फोर्स लगाएंगे ये जो घूमता हुआ आएगा वो इधर ही घूमता। भाई इसके लिए एक नॉर्मल सा काम करते हैं हम, इसके लिए है ना एक रॉड लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए भाई मान लेते हैं ये रही हमारे पास क्या? एक रॉड। ये अभी कैसी दिख रही है भाई? बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये कैसी दिख रही है? बिल्कुल सीधी।
अब इस पे क्या कर रहा हूं, ये हो गया मेरा सेंटर, इसको पकड़ के मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी। अब दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं यहां से हटाता हूं हाथ, ये मैं थंब समझ लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, ये भी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे भी नीचे की तरफ, ये लगा रहा हूं मैं फोर्स नीचे की तरफ। ये देखिए, अगर मैं इन सिरों पे बात करूं तो इन सिरों पे देखिए, अगर आप ध्यानपूर्वक इस सिरे पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसा लगा रहा हूं भाई, ये कैसा हो गया, ये अगर चल करके जा रहा है तो ये है ना। अगर मैं इधर साइड से देखता हूं तो ये क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस पे अगर आप बात करेंगे तो ये कैसा घूम रहा है, ये देखिए ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों कैसे घूम रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक सिरा क्लॉकवाइज। ये एम द्रव्यमान एंटी क्लॉकवाइज तो ये सिरा क्लॉकवाइज। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज और एक सिरा क्लॉकवाइज घूम गया तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहां पर दोनों ही सिरे ए तथा बी पर कार्यरत है। अतः मैं ऐसा क्या कह सकता हूं भाई, इस पे जो लग रहा है ये क्लॉकवाइज, ए पर ऐसा चल रहा है ना, ए पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वामावर्त दिशा में तथा बी पर दक्षिणावर्त दिशा में बल आघूर्ण कार्यरत है, ठीक है। एक पर वामावर्त दिशा में, एक पर दक्षिणावर्त, एक पे दक्षिणावर्त, एक पे वामावर्त दिशा में ये कार्यरत है। अर्थात क्या दिख रहा है भाई, कि अगर यहां पर आप करेंगे टाउ नेट, तो टाउ नेट कितना हो जाएगा भाई, तो टाउ नेट की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। टाउ नेट कितना आ गया, 0, मतलब इस पे कुल अगर बलाघूर्ण की बात करेंगे तो वो कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अगर इस पे कुल बलाघूर्ण की बात 0 हो गई है ना, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई आंशिक रूप से या तो वो किस में हो जाए, या तो रेखीय संतुलन में हो, घूर्णी में ना हो, या घूर्णी में हो, रेखीय में ना हो। तो ये टाउ नेट 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अतः यह घूर्णी संतुलन में है, घूर्णी संतुलन में है। किंतु आप देखिए ना, यहां पर एफ नेट 0 आया क्या, एफ नेट 0 आया क्या, नहीं, एफ नेट 2 ऑफ एफ आया। तो किंतु क्या कहेंगे भाई, रेखीय संवेग, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं, या किंतु यहां पर जो रेखीय संवेग है ना, वो रेखीय संतुलन में नहीं है, मतलब किंतु रेखीय संतुलन में नहीं। अब इसमें और तो एक्सप्लेन नहीं करना ना, देखिए ये एफ है, मतलब ये क्या, mv/t प्लस mv/t ही लिखेंगे ना, मतलब ये ट्वाइस ऑफ mv/t लिखेंगे ना, मतलब ये रेखीय संतुलन में नहीं है, तो मैं उसको एफ ही छोड़ दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कोणीय संतुलन में तो था ये, है ना, लेकिन रेखीय में नहीं था। इसी तरीके से मैं अगर बात कर लेता हूं किसकी भाई, तो अगला मैं बात करता हूं कि अगर ऐसे ही केस 2, देखिए केस 2 में मैं कुछ और काम कर लेता हूं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। केस 2 लेते हैं, आंशिक संतुलन का केस 2। आंशिक संतुलन है ना, इसके किसकी बात कर रहा हूं, केस 2। सेकेंड केस में मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कि सेकेंड केस में आप कुछ इस प्रकार से लीजिए, ये रहा, ये ले लेता हूं, चलिए थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, है ना। मैं कहता हूं कि यहां पर ये एक रॉड है, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है भाई, तो 2 बल काम कर रहे हैं। एक बल यहां पर काम कर रहा है किधर की तरफ भैया, ये ऊपर की तरफ F, और सेम अमाउंट का फोर्स यहां पर भी काम कर रहा है किसका भाई, F। ये रहा इसका ओरिजिन वाला हिस्सा। अब इसके अगर नेमिंग्स कर लूं तो इस पूरे रॉड को मैंने कहा कि भैया ये कितना है, ये पूरा रॉड है मेरा L। तो सीधी बात है कि ये जो इसका हाफ टर्म्स की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा L/2, और इधर साइड से भी अगर कहेंगे तो ये भी हो जाएगा मेरा L/2। अब यहां पर फिर से काम करना शुरू करते हैं, वही सारे काम जो हमने इसके पूर्वार्ध में किए।
ठीक है, क्या करना है, इसके पूर्व में जो हमने यहां पे काम किए हैं यही काम यहां पे करना शुरू करते हैं। क्या किया था भाई कि दो द्रव्यमान पर ठीक नीचे की ओर बल लगा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, तो दोनों पे विपरीत दिशा में, मतलब M और M ले लेते हैं, दो नगण्य द्रव्यमान, दो नगण्य द्रव्यमान को L दूरी पर रखकर चित्रानुसार बल लगाया जाए, तब क्या होगा भाई, तो मैं कहता हूं तब कुल बल है ना, मतलब F नेट कितना हो जाएगा, तो F नेट देखिए, एक F नीचे एक F ऊपर, तो मतलब मैं कहता हूं F माइनस F मतलब 0, यानी यहां पर F नेट क्या हो गया भैया 0, F नेट 0 हो गया, मतलब ये किसमें आ गया, रैखीय संतुलन में, ये किसमें आ गया, ये रैखीय संतुलन में आ गया, मतलब समझ में आ रहा है, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, ये चल के नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सेम, देखिए इसको मैंने यहां पे फिक्स किया, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, जितना अमाउंट का इधर फोर्स उतना ही अमाउंट का इधर भी फोर्स लग रहा है, ऐसा, ये देखिए ऐसा, एक्चुअली मैं इसको बोलूं तो ऐसा, ये इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ, तो जितना ऊपर फोर्स लगा रहा हूं उतना नीचे, मतलब ये चल के जाएगा क्या, ये नहीं, ये यही घूमेगा लेकिन चल के नहीं जाएगा, तो मतलब रैखीय संतुलन में हो गया, रैखीय संतुलन का मतलब रैखिक गति नहीं कर रहा, और अगर घूर्णी संतुलन में कह रहे हैं तो मतलब वो घूर्णी गति नहीं कर रहा, जैसे मैंने इसकी बात जब करी थी तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये घूर्णी गति नहीं कर रहा है, ये भले मुड़ जाएगा, घूर्णी गति नहीं करेगा, लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो ये घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि रैखीय संतुलन में नहीं है, ये चल के ये चल के ये जो है ये चल के कहीं नहीं जा रहा, मतलब रैखीय संतुलन में हो गया, ये चल के कहीं नहीं जा रहा है, ये इसी अक्ष के परितः घूमता रहेगा। तो आइए जरा हम इसकी बात करते हैं, जरा घूर्णी संतुलन की भी बात कर लें। तो इसी में अगर मैं कहता हूं जिस प्रकार हमने यहां पर बात करी थी कि F नेट 0 हो गया, तो अब बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण किस पे, तो मैं इन दोनों को नेमिंग्स कर देता हूं अलग, ये हो गया था मेरा A और ये कहता हूं B, बल आघूर्ण F, ठीक है, सॉरी बल आघूर्ण टाउ है ना, टाउ A कह लेता हूं, A पर जो मिलेगा, तो टाउ इक्वल्स टू मैं सिंपली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि भैया टाउ A, ठीक है, टाउ A फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स कितना भैया F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है आपको L/2, तो टाउ A हो गया F इंटू L/2, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप दूसरे में आते हैं, टाउ B की अगर आप बात करते हैं तो ये हो जाता है F इंटू L/2, मतलब एक पर आपको मिला कितना F L/2 पहला, F L/2 दूसरा, लेकिन अगर इसको देखिए ध्यानपूर्वक तो मैं इसकी बात करता हूं और फिर इसकी बात करता हूं, अगर यहां पर इस सिचुएशन में जब आपने इसको लगाया है बल, ये देखिए ये एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये सिरा एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आपको जो दिख रहा होगा आपके एंड से, ये आपको क्या दिख रहा है, घड़ी की दिशा के अनुदिश, तो ये भी घड़ी की दिशा के अनुदिश, मतलब ये क्या दिख रहा है भाई, अगर मैं इसको कहता हूं ऐसा ये घूम रहा है, यानी ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा में, जो अभी कंडीशन है उसके हिसाब से दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, और ये भी किस में चल रहा है भाई, ये भी चल रहा है दक्षिणावर्त दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर इसी रॉड के ऊपर ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगा होता है, इसके ऊपर की तरफ, तो यही इस O के परितः क्या होती, तो ये दिखती है हमारी, अच्छा ये दक्षिणावर्त होती, ये वामावर्त दिशा है, उल्टा है ना, वामावर्त दिशा, ये वामावर्त दिशा, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त दिशा, और ये भी हो गई हमारी वामावर्त दिशा। तो अगर यहां पे ये लगाते तो ये क्या होती, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। खैर, तो मतलब क्या समझ में आया, अर्थात टाउ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भैया, टाउ A प्लस टाउ B, ये कहते हैं, और टाउ A प्लस टाउ B का मान शून्य नहीं है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2, मतलब ये कितना हो गया भैया, तो ये हो गया FL के बराबर, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ
FL अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कट गया, मतलब किसका, FL के बराबर। मतलब जो टॉर्क है वो बल इंटू लंबवत दूरी के बराबर हो गया, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है नॉट इक्वल्स टू 0। अर्थात क्या कह सकते हैं भाई, अर्थात यह किसमें नहीं है, तो ये रेखीय संतुलन में है, रेखीय संतुलन में है यहां पर, अर्थात यह कोणीय, ठीक है ना, किसमें, कोणीय संतुलन की स्थिति में है ना, घूर्णी संतुलन की स्थिति में नहीं है, घूर्णी लिख देता हूं, यह घूर्णी संतुलन की स्थिति में नहीं है। यह बड़ा ही आसान है भाई, अगर आप इसको इससे अलग हट करके समझते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने एक के ऊपर फोर्स लगाया, ये इसके एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, एक पार्टिकल क्लॉकवाइज, तो ये घूर्णी संतुलन में आ गया, रेखीय में नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि ये रहा, अगर मैं एक को नीचे की तरफ दूसरे को राइट साइड में ऐसा लेकर के चलूं, तो ये रैखिक संतुलन में यहीं कहीं घूम रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। और लेकिन ये क्या हो गया भाई, तो ये घूर्णी संतुलन में नहीं, ये घूम रहा है, मतलब घूर्णी संतुलन में नहीं है। अगर वो चल रहा है आगे की तरफ, तो मतलब वो रेखीय संतुलन में नहीं है। तो यहां पर बात समझ में आती है भाई, आंशिक संतुलन का मतलब या तो एक में हो दूसरे में ना हो, यहां पर एक में है दूसरे में नहीं दिख रहा। चलिए, तो यहां पर बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। एंड हमने 2 केसेस जो पॉसिबल थे इसमें उनको भी देख लिया भाई। तो जो टारगेट हमने इसमें सेट किया था, जो टारगेट हमने फिक्स किया था कि हम सीखने वाले हैं इस सेशन में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर किस तरीके से बल आघूर्ण काम करता है, और उसी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सिस्टम पर किस तरीके से कोणीय संवेग कार्यरत होता है, हमने उसको किया। उसके सभी घटकों के बारे में बात करी, फिर हमने संतुलन की बात करी कि इक्विलिब्रियम में कोई रिजिड बॉडी कैसे हो सकती है, फिर हमने उसमें देखा कि रैखिक मतलब उसमें लीनियर है ना, फिर हमने रोटेशनल की मतलब घूर्णी की भी बात करी, घूर्णी संतुलन, रेखीय संतुलन, एंड उसके साथ साथ हमने बात करी कि भाई जो आंशिक रूप से संतुलन में है, मतलब वो या तो वो रेखीय संतुलन में है या फिर वो घूर्णी संतुलन में है। ठीक है, चलिए, तो हमने हमारा टारगेट कंप्लीट किया। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा के लिए कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्सेस हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो आप, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से, ये पूरा ही कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाती है। मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपका पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी है एंड आप इसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ही कोर्स कंटेंट अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज की सीरीज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, बहुत कुछ अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये कोर्सेज भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप और इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो भाई आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक को फॉलो कीजिए एंड परचेज कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट आती है, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।